न्याय के बारे में कभी जब हम कुछ प्रयास करते हैं, कुछ कदम उठाते हैं, तो इसी बहाने पे उसको टालने की कोशिश किया जाता है कि आज हम इस बहाने या उस बहाने पे हम ये समस्या उठा रहे हैं। ये गलत बात है। अपनी इतिहास गवाह है, देश गवाह है, और जो बेनिफिट ले रहे हैं वो भी गवाह है कि हमेशा ही इस कांग्रेस पार्टी ने आज़ादी के बाद हमने ऐसे कदम उठाए, ऐसे कड़ी कदम उठाए सामाजिक न्याय और धर्म के लिए, और मैं सोचती हूँ कि ये हमारी कमिटमेंट कभी हमेशा रहा और रहेगा। और कुछ you've seen the headlines of all papers and televisions from yesterday about one member of parliament. There will be differences of opinions in any issue. Any bill needs to be debated and discussed as far as we are concerned. We don't believe one bill is more contentious and less, the other is less. Democratic practices demand that we will always discuss and a healthy input is given and a total perspective is taken. However, given the circumstances and given the social need that is being felt, and there is a large section of society which is feeling discriminated against, this bill has been introduced. Shall we move on? Yeah, I'll request Mr. Jairam Ramesh. Can I say something on reservations? Yeah, sure. जो बात उठाई गई है कि क्या हमने जल्दबाजी में ये संविधान संशोधन विधायक हम लाए हैं, मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि 1995 के पहले प्रमोशन में आरक्षण मौजूद था। 40 साल के लिए 1955 से लेकर 95 तक प्रमोशन में आरक्षण दिए जाते थे। इंदर सोनी जजमेंट के बाद जहां कहा गया था कि प्रमोशन में आरक्षण असंवैधानिक है, उसके बाद 2 सरकारों ने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किए। 2 सरकार, एक नरसिम्हा राव जी की सरकार और दूसरी बार अटल बिहारी जी वाजपेयी जी की सरकार। तब अभी जल्दबाजी इसलिए है क्योंकि हमारे सामने 2 हाई कोर्ट के जजमेंट हैं, इलाहाबाद हाई कोर्ट के और राजस्थान हाई कोर्ट के। तो स्पष्टीकरण के लिए ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ज़रूरी था और ऑल पार्टी मीटिंग हुई 21 तारीख को सब पार्टियों ने इसका समर्थन किया। हालांकि ये बात सही है कि एक पार्टी ने कुछ आपत्तियां जताई और उस ऑल पार्टी मीटिंग में ये तय किया गया था कि इसी सत्र में ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल पेश होगा। तो ये कोई नई बात नहीं है, सबको जानकारी थी कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल पेश होगा और सारे पार्टियों को ये जानकारी थी। सर्वदलीय बैठक जो 21 तारीख को हुई थी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, और जो संविधान के डिटेल्स थे उस पर भी बहस हुआ था उस दिन, और उसी के आधार पर यह कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल लाया गया है। एक बात बिल्कुल स्पष्ट होनी चाहिए कि प्रमोशन में आरक्षण कोई नया विचार नहीं है। यह बार बार कहा जा रहा है कि कांग्रेस सरकार एक नई विचार ला रही है प्रमोशन में आरक्षण शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के लिए। ये गलत है। ये 40 साल तक मौजूद था। 1995 में बदलाव आया और उसके बाद कई न्यायालयों से आदेश आए और एक बार इस मामले को ख़त्म करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल लाया गया है प्रमोशन में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण के लिए, और इसमें सभी पार्टियों का समर्थन है। और बीजेपी जो आज इसकी आलोचना कर रही है, मैं याद दिलाना चाहता हूं उन लोगों को कि उन्हीं की सरकार एनडीए सरकार ने संशोधन लाया था कॉन्स्टिट्यूशन में, और उस संशोधन को पूरा करने के लिए जो कार्रवाई करनी चाहिए थी वो नहीं हो पाया क्योंकि ये 2 न्यायालयों का निर्देश आया था
और उसको सही करने के लिए ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल लाया गया है। आज मैंने आप लोगों को एक पेज डिस्ट्रीब्यूट किया है, अंग्रेजी में और हिंदी दोनों में है, और ये कोयले मामले में है, और 8 असुविधाजनक सत्य जो हमारे सामने हैं और ख़ास तौर से बीजेपी के सामने है। बीजेपी पार्टी को इसका जवाब देना होगा, क्योंकि मैं मानता हूं और हम मानते हैं कि ठीक है, सीएजी रिपोर्ट पेश हुआ है, सीएजी रिपोर्ट पर बहस होगी, सीएजी ने जो कुछ कहा है उस पर अलग अलग विचार हैं, कोई आम सहमति नहीं है। किस तरीके से उन्होंने जो लॉस हुआ है उसको कैसे खोज निकाले हैं, उस पर कोई आम सहमति नहीं है। पर फिर भी क्योंकि वो एक संवैधानिक संस्था है, उसका हम आदर करते हैं, परंतु जिस तरीके से सीएजी रिपोर्ट का राजनीतिकरण हुआ है, तो राजनीतिक मुद्दे उठते हैं, और 8 ऐसे राजनीतिक मुद्दे मैंने आपके सामने रखा है। मैं इसको दोहरा पढ़ूंगा नहीं, क्योंकि ये सब आपके सामने है। खास तौर से मुख्य बात यह है, पहली मुख्य बात यह है कि बार बार कई राज्य सरकारों ने और तब के मौजूदा कोयला मंत्री शिबू सोरेन ने भी ये स्टैंड लिया था कि कंपेटिटिव बिडिंग हमारे संघीय ढांचा पर आक्रमण है। जो स्क्रीनिंग कमेटी के आधार पर एक प्रणाली बनी हुई है उसको बरकरार रखना चाहिए, उसमें कोई परिवर्तन लाने की जरूरत नहीं है। ये पहली मोटी राजनीतिक बात है। विजयराजे सिंधिया, विजयराजे जी, वसुंधरा राजे, रमन सिंह और नवीन पटनायक की सरकार और झारखंड के मुख्यमंत्री, सभी लोगों ने कहा, और शिबू सोरेन ने भी कहा है, और ये सब फाइलों में मौजूद है, आरटीआई से सब कुछ निकल जाएगा एक ना एक दिन, कि सब लोग का मानना ये था कि संघीय ढांचा पर आक्रमण होगा अगर हम ये स्क्रीनिंग कमेटी की प्रणाली को हम परिवर्तन करेंगे। दूसरी जो मोटी बात आई है कि 6 साल तक 1998 से लेकर 2004 तक 6 साल में, जैसा कि मैंने आपको जानकारी दी है, 32 ब्लॉकों का आवंटन हुआ है। 32, एक नहीं, 2 नहीं, 32 कोल ब्लॉकों का आवंटन हुआ था एनडीए के कार्यकाल में। कोई पारदर्शिता नहीं थी, कोई विज्ञापन नहीं लिए गए थे, और वही स्क्रीनिंग कमेटी के आधार पर 32 ब्लॉकों का आवंटन हुआ है। 2005 में यूपीए सरकार के समय 2005 में, सितंबर के 2005 में स्क्रीनिंग कमेटी की प्रणाली में भारी परिवर्तन लाया गया। पहली बार विज्ञापन की प्रणाली अपनाई गई। पहली बार, ये बात बहुत मुख्य बात है, पहली बार सितंबर 2005 में खुले विज्ञापन के माध्यम से एप्लीकेशन बुलाए गए थे। तो 6 साल तक एनडीए कार्यकाल में 32 ब्लॉकों का आवंटन बिना एडवर्टाइजमेंट के वही स्क्रीनिंग कमेटी के द्वारा किया गया था, और 2005 के बाद वही स्क्रीनिंग कमेटी विज्ञापन के आधार पर आवंटन की। दूसरी मोटी बात यह है। तीसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं कि कोई भी ब्लॉक का एलोकेशन राज्य सरकार के सहमति से नहीं किया जाता है। राज्य सरकार से पूछा जाता है कि क्या आपका समर्थन है, राज्य सरकार से चिट्ठी आती है, राज्य सरकार लिखती है, राज्य सरकार जानकारी देती है कि वो समर्थन करते हैं, और उसी के आधार पर स्क्रीनिंग कमेटी तय करता है कि क्या ये आवंटन होना चाहिए कि नहीं।
और कई मुख्यमंत्रियों ने, और मैंने 2 उदाहरण दिए हैं, झारखंड के मुख्यमंत्री और उड़ीसा के मुख्यमंत्री, उड़ीसा के मुख्यमंत्री और झारखंड के मुख्यमंत्री ने सिफारिशें की हैं जो आज दागी कंपनियों का कहलाते हैं, जो कंपनियों को आज अखबारों में दागी कंपनी का दर्जा किया है, उन्हीं दागी कंपनियों का वकालत झारखंड के मुख्यमंत्री और उड़ीसा के मुख्यमंत्री ने किया था। मेरे कहने का ये मकसद है कि राज्य सरकार का समर्थन मिलना जरूरी है स्क्रीनिंग कमेटी से आवंटन करने के लिए। बीजेपी सरकार सीएजी की एक रिपोर्ट आई है छत्तीसगढ़ के बारे में, 1000 करोड़ से भी ऊपर लॉस का अनुमान लगाया गया है। 2 ब्लॉक का आवंटन हुआ था छत्तीसगढ़ मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के लिए और उसका 1 ब्लॉक दिया गया है। और ये जानकारी है, ये ब्लॉक बीजेपी के अध्यक्ष नितिन गडकरी के सहयोगी को दिया गया है और इस पर सीएजी का रिपोर्ट भी आया है। अंत में बीजेपी की जो मांग है, बार बार वो दोहराते हैं कि आप सारे ब्लॉकों को कैंसिल कीजिए तब हम पार्लियामेंट चलने देंगे। ये एक शर्त उन्होंने लगाई है। मैं कहना चाहता हूं कि आंख बंद कर अलॉटमेंट को कैंसिल करना असंभव है। ये गैर कानूनी भी है और असंभव भी है, क्योंकि एक बार जब किसी कंपनी को कोल ब्लॉक मिलता है उसके बाद एनवायरनमेंट और फॉरेस्ट क्लियरेंस की जरूरत पड़ती है, भूमि अधिग्रहण होता है और कई कार्रवाई करनी पड़ती है। और मेरे हिसाब से कोल ब्लॉक के मिलने के बाद न्यूनतम 4 या 4.5 साल लगते हैं कोयला उत्पादन करने के लिए। ये जो कानूनी क्लियरेंस है, स्टैट्यूटरी क्लियरेंसेस हैं, उनको मिलने के लिए कम से कम 4 से 4.5 साल लग सकते हैं। और कई ऐसे ब्लॉक हैं जहां 5 साल भी लगे हैं, क्योंकि मैं वन और पर्यावरण मंत्री रहा हूं। कई ऐसे ब्लॉक में, मुझे खत्म करने दीजिए प्लीज, कई ऐसे ब्लॉक हैं जिनको 4 4.5 साल लगे हैं, उनमें उत्पादन नहीं शुरू हुआ है। और कारण ये है क्योंकि उनको फॉरेस्ट क्लियरेंस नहीं मिला था राज्य सरकार से और केंद्र सरकार से, और भूमि अधिग्रहण में कई कठिनाइयां उनको सामना करना पड़ा था, खास तौर से झारखंड और उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में जो नक्सल प्रभावित इलाके हैं। तो अंत में मैं ये कहना चाहता हूं कि जो 8 असंवैधानिक सत्य हैं ये हमारे सामने हैं, और जिस तरीके से सीएजी रिपोर्ट की राजनीतिकरण हुई है ये दुर्भाग्यपूर्ण है। सीएजी रिपोर्ट पीएसी में इस पर बहस होनी चाहिए, और जो मुद्दे उठाए हैं बीजेपी ने कांग्रेस के खिलाफ, मैं समझता हूं हकीकत यह है कि वही आरोप जो हम पर उछाले जा रहे हैं, पहले वो खुद अंदर देखें कि उनका क्या अनुभव रहा है जब वो सत्ता में थे। शिबू सोरेन जी आज सुपर चीफ मिनिस्टर हैं बीजेपी की गठबंधन सरकार झारखंड में, इसीलिए मैंने आपको ये कहा है। ये बात सही है कि अप्रैल 2006 में शिबू सोरेन जी हमारे कोयला मंत्री थे, पर आज वो है कहाँ? आज वो बीजेपी सरकार को चला रहे हैं झारखंड में। मैं सिर्फ ये जानकारी दे रहा हूं कि अप्रैल 2006 में वही शिबू सोरेन जो तब हमारे सहयोगी थे, आज हमारे सहयोगी नहीं हैं, आज बीजेपी के सहयोगी हैं, उन्होंने एक स्टैंड लिया था कि कॉम्पिटिटिव बिडिंग संघीय ढांचा पर आक्रमण होगा। वो तब स्टैंड प्रधानमंत्री का था कि कॉम्पिटिटिव बिडिंग होना चाहिए। अप्रैल 2006 में प्रधानमंत्री का स्टैंड जो बिल्कुल स्पष्ट है, फाइलों में है, रिकॉर्ड में है कि कॉम्पिटिटिव बिडिंग होना चाहिए। पर कोयला मंत्री ने
और कोयला मंत्री अकेले नहीं थे, राजस्थान के मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, आज वामपंथी दल हम पर आक्रमण कर रहे हैं कि हम अब बीजेपी और कांग्रेस दोनों मिले हैं इसमें। मैं पूछना चाहता हूं वामपंथी पार्टियों को कि पश्चिम बंगाल की सरकार की सिफारिश क्या थी? पश्चिम बंगाल की सरकार ने 2005 में ये कहा था कि हम बिल्कुल कंपेटिटिव बिडिंग के खिलाफ हैं। Sir, if your contention is one point to make is that all the allotments One by one. all the allotments were made with the assent or the approval of the state government, whereas the opposition is saying that the state government. The screening committee between 98 and 2004 allotted 32 blocks. No advertisement, but certain guidelines followed by the screening committee. September 2005, the UPA government changed the policy and said we must have open advertisement and then only the screening committee will screen the applications. In the process of screening the applications, obviously consent was sought from the state government. So applications were finally disposed of after information was sought from the state governments whether the proposal met with their approval or not. That is the policy that was adopted. That was the policy before September 2005. That was the policy after September 2005. Between the central and state government. Sorry? There was a concurrence between the state and the central government. Nothing was done in any state which the state government did not know. Please, let it be very clear. And in some cases, chief ministers have actually written to the central government. I have given you an example of 2 chief ministers. And let me give you a third example, since you have asked me, which is not there in this. One chief minister went on fast in Bhopal against the stand of the then Minister of Environment and Forests for not giving forest clearance to one of these coal mines. I would like to ask the question, what is that coal mine? In which category does that coal mine figure today? It is one of the coal mines that is being contested. And one chief minister, the chief minister of Madhya Pradesh, went on fast and wrote a letter to the Prime Minister saying that this should get quick clearance. But the point is, nothing was done without the knowledge and approval of the state government. Don't put words in my mouth. Without the knowledge of the state government, all I'm saying. If the state government, let me give an example, Vidya. If the state government said no, don't give this, no, I can't think of an example of the screening committee that allocated a mine, a block to a company against the wishes or approval of the state government. Okay? There has been no overruling of the state government. You have a screening process, etc. But yet, one of your own ministers writes to the Prime Minister seeking his personal intervention. So, it makes a mockery of the whole. I am not commenting on. Somebody else in this small party can you say the BJP is involved, BJP is Congress is involved. What else? See, there may well have been cases of companies that were less than economical with the parting of full information. There may well have been companies that did not give all the information that was required at the time the screening committee made its decision. Show cause notices have been issued. The interministerial group is meeting. As we speak, the interministerial group is having its meetings. And very soon, I think yesterday the coal minister must have made this very clear, the report of the interministerial group would be made public. And those companies which got blocks on the basis of false information, would certainly action would be taken against them. The CBI action
has nothing to do with the CAG report. The analysis of all the blocks started in January of this year. From January onwards, the Ministry of Coal has been after the blocks where production has not started. So in that process, some blocks production has not started because they don't have forest clearance. Some blocks production has not started because land has not been acquired. Some blocks production has not started because they are in Naxal territory. And some blocks may well be blocks given to certain companies which had no interest or desire to produce coal in the first place. It's quite possible, I don't know. That the IMG will determine, and very soon the report of the IMG will come out. So if what you say is a colossal failure of administration. The report of the IMG is going to be crucial. The report of the interministerial group is going to be crucial because the interministerial group will, for the first time, establish why a particular block has not produced coal even after 4, 5, 6 years. It is possible that they will establish the reasons clearly and cogently, and where where there is no convincing or cogent explanation forthcoming, action will be taken against them. You can't allow people to... Wait a minute, I never said 4 failures. Environment and forest clearance is not a failure. Problems of words in my mouth. Problems of governance. No, not even problems of governance. Sorry. Please, it's not problems in governance. There were 4 statutory. Did you have to... Environment and forest clearance is statutory. Land acquisition is statutory. These are the 2 statutory processes. A third problem could be Naxal problems, law and order. That's not statutory. That depends on local realities. So 4th is a company may have given incomplete information. They may have given wrong information. They may not have had any interest in producing coal. It's quite possible. All I am saying is the IMG will establish this failure of governance as part of why particular mines have not produced the coal. Now, I think let the report of the IMG come out, and then it will be very clear what were the reasons for the non-production of coal. The system that has been followed from 1993 to 2008, no blocks have been allocated after 2008. For 15 years, the blocks were allocated based on a screening committee located in the Ministry of Coal. And once the block was allotted, they then applied for environment and forest clearance. It was in 2009 when I was Minister for Environment and Forests that I made a suggestion that in the screening committee, a representative of the Ministry of Environment and Forests should be there. Because the go-no-go came only in 2009. This go-no-go distinction comes only in 2009. There are no new allocations taken place. Now, from now on, all blocks will be given on the basis of competitive bidding. So, the go-no-go came in 2009, and personally, I found it very difficult to give clearances to many of these coal mines because they happen to be in what we defined as no-go areas. That will come out in the IMG. The IMG will establish which are those mines. No. 86 of which coal mines? Of the allotted blocks? Of the coal belt? So let the IMG is looking at all the blocks that have been given to private companies and to PSUs. In fact, the IMG is looking predominantly at the blocks that have been given to private companies. I think there are about 25 or I don't know the exact number, but all those blocks which have been given to private companies are being examined by the IMG. I think it's only a matter of days before the IMG submits its report, and I'm sure that the IMG's report will be made available in the public domain once it is. And that is the IMG established this? No, the fact that you're looking at companies which are irregular. This exercise
exercise of looking at each individual company, I want to repeat once again, this exercise of looking at each individual company started in January of this year. The IMG was constituted, I think, in March or April of this year. For the last 8-9 months, the minutes of the IMG are available. I'm sure this is the public domain. We have not been sleeping from January. From January onwards, the process of establishing the bona fides of every private LOT has been going on in the Ministry of Coal. It has nothing to do with the BJP. It has nothing to do with the CAG. They don't have to contact me. I'm no longer Minister for Environment and Forest. The IMG, If there's let's be very clear. The process, let me repeat, process of examining each private LOT began in January. There was a committee. Formally, an interministerial group gets constituted in March or April or thereabouts. And then the process continues. For the last 8 months, the process of establishing the bona fides of private LOTs has been under review and examination, and it's only a matter of a few days when the IMG exercise will be completed. I'm sure when it is completed, the report will be available in the public domain. I don't have the precise date with me. I think it was between the 14th, it was either the 14th or the 15th or the 13th or the 14th that Mr. Narayan Swamy got up in the Rajya Sabha in response to an intervention by the leader of the BSP. And this is there in the records, I can check. One second. Mr. Narayan Swamy, MOS, DOPT got up and said that there will be an all-party meeting that the Prime Minister will be on the 21st, and we will introduce the Constitutional Amendment Bill next week. I remember that because I was sitting next to it. Now, the all-party meeting took place. There was consensus with the SP expressing a different point of view, the BJP going along with the consensus. I might add that they would have a constitutional amendment bill. The process of getting cabinet approval, president's approval took some time. We were always, our commitment was in the all-party meeting that we will introduce the bill in this session of Parliament. It was well known, it is not a secret, it is not meant to counter the coal issue, it was in keeping. And because repeatedly this question comes, why now? Why can't we do it in the winter season? What is the urgency of introducing it? I told you, in light of the judgment of 2 high courts and the considerable uncertainty that has been introduced into the promotion issue, it was decided by all political parties, perhaps with the SP expressing a different point of view, which was well known, that the Constitutional Amendment Bill should be brought as soon as possible. So we have fulfilled a commitment that we have made to an all-party meeting. ये गलत है, ये कहना गलत है, क्योंकि मैंने बार-बार कहा है, जनवरी के महीने में ये जांच शुरू हुई, उसके बाद IMG का गठन हुआ 3-4 महीने बाद, CBI इंक्वायरी की शुरुआत हुई। ये बात सही है कि CAG रिपोर्ट बाद में पेश हुआ है और ये प्रयास किया जा रहा है और ये श्रेय लिया जा रहा है कि CAG की रिपोर्ट की वजह से और BJP की हंगामा की वजह से CBI इंक्वायरी हो चल रहा है। ये बिल्कुल गलत है और ये रिकॉर्ड साबित करते हैं। ये मेरे कहने की ज़रूरत नहीं है। आप देखिए, CBI से पूछिए कब आपने जांच की शुरुआत की है, आपको पता चल जाएगा। मुझे आप CBI प्रवक्ता से पूछिए कि CBI इंक्वायरी कब शुरू हुई। It had nothing to do with CAG or BJP. It had nothing to do with the CAG report or the BJP. See, there's not something that the BJP has suddenly seen.
not denying the fact that the CBC was responsible for this. There has to be somebody responsible for the CBI inquiry. It happened to be the CBC. I have no doubt. That's a factual statement. I'm not denying it.